हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें IUPAC ने जितने टाइप्स के एंजाइम्स बताए हैं उन 6 प्रकारों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एंजाइमों के लक्षण। एंजाइमों के लक्षण कौन कौन से हैं, इसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये हम जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट आपको पता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। प्रोटीन्स है, ठीक है, सेल के अंदर बनते हैं, आउट ऑफ सेल ये नहीं बनते हैं। तो जब प्रोटीन का ये नेचर है तो फिर प्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि भाई प्रोटीन अगर एंजाइम प्रोटीन से बने हैं तो इनके कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिन कैरेक्टर्स के आधार पर एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है वो डिसाइड होती है। तो पहला जो कैरेक्टर है एंजाइमों का वो है नंबर 1, कोलोइडल नेचर। कोलोइडल नेचर यानी कि ये कोलोइड प्रकृति के होते हैं। कोलोइड प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो बदलती रहती है। अब शेप जब बदलती है तो देखो, पहली बात तो ये है कि एंजाइम जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जैसे एक ये एंजाइम है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसकी यहाँ पर ये एक्टिव साइट है। अब देखो एंजाइम कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। जैसे ही एक एक्टिव साइट पर, अब देखो एक एंजाइम के अंदर केवल एक एक्टिव साइट नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारी मैनी एक्टिव साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ता है। जब एक बार सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ जाता है तो इसका जो शेप है वो कोलोइडल नेचर है तो बदल जाता है। फिर दूसरी एक्टिव साइट जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ जाएगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे इसकी सरफेस पर बहुत सारे जो सबस्ट्रेट है, क्रिया कारक है, वो आकर जुड़ जाते हैं। जब बहुत अनेक क्रिया कारक जुड़ जाते हैं तो फिर अनेकों क्रिया कारक एक साथ ही प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो इस तरह से जो एंजाइम है वो रिएक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसमें कोलोइडल नेचर में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है एंजाइम का, मॉलिक्यूलर वेट वो काफी अधिक होता है। लगभग 12,000 डाल्टन से 1 मिलियन डाल्टन तक होता है। तो बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन से बना है, प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये लगभग 12,000 डाल्टन से 1 मिलियन डाल्टन तक होता है। मैंने बताया कोई वेरी लार्ज सबस्ट्रेट की तुलना में इसका जो आकार है वो काफी अधिक होता है, वेरी लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है हमारा वो बहुत छोटा है और जो ये एंजाइम है इसका आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसानी से डिफ्यूज नहीं होते हैं, यानी इनका विसरण आसानी से नहीं होता है। ठीक है, आसानी से ये विस्तृत नहीं हो सकते हैं। जब आसानी से विस्तृत नहीं हो सकते तो फिर ये कोलोइडल नेचर में अपना काम करते हैं।
जिस जगह पर ये होते हैं, जिस सेल के अंदर ये होते हैं, उस जगह पर अपना ये काम करते हैं। नंबर 2 दूसरा है जो इनका व्यवहार है, नंबर 2 है कैटेलाइटिक नेचर। कैटेलाइटिक नेचर यानी कि उत्परिवर्तित प्रकृति। ये तो होती है भाई उत्प्रेरक या उत्प्रेरकीय प्रकृति। एंजाइम और उत्प्रेरक में कोई खास अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, उसकी दर को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एंजाइम भी किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कई गुना तक बढ़ाते हैं। तो जो इनका एक सबस्ट्रेट होता है और वो सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में बदलता है, तो इसे हम इसकी टर्न ओवर नंबर कहते हैं। टर्न ओवर नंबर यानी कि एक एंजाइम कितने इकाई समय में एक एंजाइम इकाई समय में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसे हम उसका टर्न ओवर नंबर कहते हैं। और ये टर्न ओवर नंबर अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। ये टर्न ओवर नंबर अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि जो एंजाइम है वो एंजाइम फुली सैचुरेट होना चाहिए। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। फुली सैचुरेटेड होना चाहिए सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि सबस्ट्रेट इसकी जितने भी एक्टिव साइट्स हैं उन सब पर जुड़ा होना चाहिए। तो उस समय अगर एक इकाई समय में, चाहे वो सेकंड में ले, चाहे वो मिनट में ले, चाहे वो घंटे में ले, इकाई समय में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा, ये उसका टर्न ओवर नंबर होता है। तो टर्न ओवर नंबर अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग निर्धारित है। तो सबसे ज्यादा टर्न ओवर जो नंबर है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका जो टर्न ओवर नंबर है, देखो इसका काम होता है H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू H2CO3 बाई कार्बोनेट का निर्माण। यहाँ पर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और इसकी जो दर है बनाने की वो 6 लाख मॉलिक्यूल किसके? इसके पर सेकंड होता है। दुनिया में इससे तेज एंजाइम कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा तेज टर्नओवर नंबर या सबसे अधिक टर्नओवर नंबर अगर है तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है। दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, कहें दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन नेचर। इससे फास्ट कोई एंजाइम नेचर के अंदर अभी तक ज्ञात नहीं है। अगर देख कैटालिटिक एंजाइम होता है उसकी काफी ज्यादा होती है, वो H2O2 यानी कि जो परऑक्साइड होता है इसको तोड़ने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है कैटेलेज। तो ये कैटेलेज एंजाइम H2O प्लस O2 इसमें तोड़ता है। तो इसकी जो दर है ये लगभग 50 लाख है, लेकिन वो है पर आवर, 1 घंटे के अंदर है 50 लाख। मिनट में तो बहुत कम हो जाएगी, सेकंड में नापेंगे तो और भी कम हो जाएगी। और यहाँ पर इसके अकेले की ही 6 लाख है पर सेकंड। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, नॉन फास्टेस्ट एंजाइम इन नेचर। थर्ड जो स्पेसिफिसिटी है, थर्ड जो कैरेक्टर है थर्ड, वो है स्पेसिफिसिटी, विशेषता या विशेष स्पेसिफिसिटी। नंबर 3 स्पेसिफिसिटी, विशेषता क्या है इसकी? एंजाइम एक्शन की विशेषता 4 प्रकार से होती है। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि एंजाइम
केवल ओनली वन टाइप के सबस्ट्रेट पर क्रिया करें, सबस्ट्रेट पर क्रिया करें। एक तो ये है कि एंजाइम ओनली वन टाइप के सबस्ट्रेट पर क्रिया करें। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये मैंने ही बताया था आपको कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज केवल H2O और CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलने का कार्य करता है और किसी मॉलिक्यूल पर यह कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से ये केवल एक सबस्ट्रेट पर काम करने वाले एंजाइम है। उसके बाद दूसरी जो स्पेसिफिसिटी है वो है कि ग्रुप पर ये ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पर क्रिया करें, ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पर, यानी क्रिया कारकों के ग्रुप पर क्रिया करें, क्रिया कारकों के एक ग्रुप पर क्रिया करें। जैसे देखो, पायरुविक एसिड प्लस NADH प्लस H आयन, और ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर एंजाइम, और इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये यहां पर एक ग्रुप है। ठीक है, एनएडीआईएन कोएंजाइम है, ये पायरुविक एसिड तो ग्रुप हो गया। इस तरह से जब ग्रुप पर क्रिया करते हैं तो उसको वो जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्रुप ऑर्गन के एक इतने ग्रुप पर क्रिया करेंगे, केवल एक सबस्ट्रेट पर क्रिया नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये होते हैं ऐसे एंजाइम जो ग्रुप स्पेसिफिसिटी रखते हैं। नंबर 3, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं एक्ट ओनली वन टाइप या एक्ट ओनली वन ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि ये ऐसे एंजाइम हैं जो केवल एक ही ऑप्टिकल आइसोमर पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल है L-एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है D-एलेनिन में। तो देखो L-एलेनिन जो है वो D-एलेनिन का क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो यहां पर जो क्रिया में जो एंजाइम भाग लेगा वो रेसिमेस एंजाइम है, रेसिमेस एंजाइम की उपस्थिति में L-एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है D-एलेनिन में। इसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 एक्ट ओनली ऑन वन जियोमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है उनमें से केवल, यानी कि जिनकी ज्यामितीय समावयवी हैं तो उनमें से केवल एक समावयवी पर क्रिया करेगा, दूसरे पर नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक है फ्यूमेरिक एसिड COOH और ये H। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रांस कौन सा है ये? दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, और इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, तो ये फ्यूमेरिक एसिड एंजाइम है फ्यूमेरेज, इसकी उपस्थिति में ये
मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें H2O जुड़ता है प्लस H2O। ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस कन्फिग्रेशन, तो ये केवल एक ही ट्रांस कन्फिग्रेशन पर ही क्रिया करता है। एक दूसरी कंडीशन और है जिसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, C11C इस तरह से, जिसे हम सिस कन्फिग्रेशन कहते हैं, COOH और ये H ये H। अगर ये समूह एक तरफ है तो हम समान समूह एक तरफ है तो कहते हैं सिस, और अगर एक समान एक असमान है तो उसको हम कहते हैं ट्रांस। तो इसका नाम होता है मैलेइक एसिड। वो मैलिक है, ये मैलेइक एसिड है, MALEIC, मैलेइक एसिड। तो ये भाई इस मैलेइक एसिड पर क्रिया नहीं करते बल्कि ये फ्यूमेरिक एसिड पर क्रिया करते हैं, जिसका नाम है फ्यूमेरेज। यानी कि ये केवल एक ही ज्यामितीय समावयवता वाले एक ही ज्यामितीय समावयवी पर क्रिया करते हैं, दूसरे पर नहीं करते। तो ये है जियोमेट्रिकल समावयवी ग्रुप, जियोमेट्रिकल। तो ये नंबर 3 स्पेसिफिसिटी। नंबर 4 पर चलते हैं, या हम पहले थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी स्पेसिफिसिटी हम देखते हैं, कौन सा कैसे कैसे क्रिया करता है, ये भी बहुत जरूरी है नंबर 4 पर चलने से पहले। ये 4 एंजाइम्स हैं, एक है पेप्सिन, एक ट्रिप्सिन, एक काइमोट्रिप्सिन और एक है थ्रोम्बिन। इन एंजाइम्स के नाम आपने सुने होंगे। तो देखिए इसमें ये है कि ये एंजाइम किस किस जगह पर क्रिया करते हैं, ये इनकी स्पेसिफिसिटी है कि ये उसी जगह पर क्रिया करेंगे जिसके लिए ये विशिष्ट है। जैसे देखो, पेप्सिन केवल उसी जगह पर क्रिया करेगा जब 2 एमिनो अम्ल हों, एक ये और एक ये। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये ज्यादातर प्रोटीन पर ही क्रिया करते हैं, ये सभी एंजाइम देख रहे हैं सब प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है कि ये ऐसी जगह पर क्रिया करेगा जहां पर एक एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एरोमेटिक एसिड, तो ये उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। ये इसके लिए कंडीशन है कि पेप्सिन केवल वहीं पर क्रिया करेगा जहां पर एक साइड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक साइड में एरोमेटिक एसिड होगा, इसके अलावा किसी को नहीं काटेगा। ट्रिप्सिन देखिए, ट्रिप्सिन वहां पर क्रिया करता है कि इससे एक एमिनो एसिड पर जो लाइसिन है ना, और अगले वाले पर कुछ ना हो, यहां पर एक एल्किल समूह हो, तो ये इस NCONH बॉन्ड को तोड़ देता है। ये इसके लिए स्पेसिफिक है, यानी कि लाइसिन या आर्जिनिन वाले। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन देखो, काइमोट्रिप्सिन में एक जुड़ा हो एरोमेटिक एसिड और एक हो I2। यहाँ पर लाइसिन आर्जिनिन था, यहाँ पर है एरोमेटिक एसिड, और यहाँ कोई भी एल्किल समूह, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये स्पेसिफिक इस विशिष्ट हो गया। अब इसके लिए देखो, थ्रोम्बिन के लिए, थ्रोम्बिन के लिए निश्चित है कि एक के साथ तो जुड़ा हुआ होगा आर्जिनिन और अगले वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा ग्लाइसिन, तो बीच वाले दोनों एमिनो अम्ल के बीच वाले पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो वेरी विशिष्ट वेरी स्पेसिफिक है कि ये इसी जगह से काटते हैं, अन्यथा कहीं से भी नहीं काटेंगे। नंबर 4, एक कंडीशन और है भाई, 4 नंबर चलने से पहले दोबारा सॉरी, एक कंडीशन है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेट सिंथेटेज। ये एंजाइम लैक्टेट सिंथेटेज, इसका काम होता है कि ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण करता है। किसमें? मैमल्स के अंदर, या हम कहें मेमरी ग्लैंड में, जो स्तन ग्रंथियां होती है उनमें, मेमरी ग्लैंड में। सभी एनिमल्स में जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अंदर यही एंजाइम है जो लैक्टोज का सिंथेसिस करता है, इससे दूध बनता है।
जितने मैमल्स हैं वो सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। तो वो दूध बनने की जो क्रिया होती है मेमोरी ग्लैंड में, वो इस एंजाइम की वजह से, लैक्टेट सिंथेटिक एंजाइम की वजह से होती है। अब इस एंजाइम की वजह से देखिए, इस एंजाइम की दो साइड होती है, एक होती है एक्टिव साइट और एक होती है मॉडिफायर साइट। मॉडिफायर साइट, ठीक है। एक एक्टिव साइट है, एक मॉडिफायर साइट है। एक्टिव साइट अकेली कभी भी इस लैक्टेज सिंथेटेज का निर्माण नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं कि भाई लैक्टोज का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन जब ये मॉडिफायर साइट के साथ मिल जाती है तो मॉडिफायर साइट इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़ने में, कि ये लैक्टोज का निर्माण करे। अब देखो, जैसे यहाँ पर है गैलेक्टोज, एक कंडीशन है, जैसे गैलेक्टोज है, तो इसकी दो कंडीशन हमारे पास आती है। एक तो आती है कि प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी में कभी भी मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के समय कभी लैक्टोज नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि जो गैलेक्टोज है, यहाँ पर केवल एक एंजाइम लैक्टेट सिंथेटेज का ये है एक्टिव साइट, इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट। ये एक प्रोटीन को जोड़ देता है और ये बन जाता है गैलेक्टोज प्रोटीन, गैलेक्टोप्रोटीन या गैलेक्टोज प्रोटीन। ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, बन जाता है गैलेक्टोज प्रोटीन, लेकिन लैक्टोज नहीं बनता। इसलिए जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक कभी भी मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि वो उस कंडीशन में कभी भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है। लेकिन जब बर्थ हो जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, पार्ट्यूशन बर्थ, इसको हम कहते हैं बर्थ या पार्चुरेशन, इसका एक नाम है पार्चुरेशन। जब बर्थ हो जाती है तो हार्मोनल चेंज होते हैं, यानी कि अब ये जो परिवर्तन होगा ना, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो बिहेवियर से भी चेंज हो जाती है, बिहेवियर से चेंज हो जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो लैक्टोज नहीं बन रहा था, आफ्टर बर्थ वो लैक्टोज बनने लगेगा, है ना। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि अब हार्मोनल चेंज होते हैं, और हार्मोनल चेंज होने की वजह से अब इस जगह पर मॉडिफायर साइट और जो एक्टिव साइट है, ये दोनों एक साथ आ जाती है। तो अब ये ग्लूकोज के साथ जुड़ता है, ठीक है, और लैक्टोज का निर्माण हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि हार्मोन जब तक नहीं बन रहे थे, नहीं बदल रहे थे, तब तक मॉडिफायर कम बनता है, इसलिए केवल एक्टिव साइट बनती है, यानी कि हम ये लैक्टोज कम बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद मॉडिफायर जो वो ज्यादा कंडीशन में बनेगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए वो अधिक से अधिक एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण करेगा आफ्टर बर्थ। तो ये इससे पता चलता है कि अगर बिहेवियर चेंज हो जाए तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी भी चेंज हो जाती है। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर इसको हम कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, यानी कि हार्मोन से संबंधित है। अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में एंजाइम अपनी विशिष्टता खो देता है, बदल देता है, खोएगा नहीं, बदल देता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फाइनली फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर इज टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर इज टेम्परेचर, तापमान। देखो, एंजाइम के लिए एक निश्चित तापमान होता है, यानी कि एवरी रिएक्शन एक निश्चित तापमान पर घटित होती है या चलती है, और उस तापमान पर उस एंजाइम की जो विशिष्ट जो रेट है, टर्नओवर संख्या है, वो अधिकतम होती है, ठीक है।
इसे हम इसका अनुकूलतम तापमान कहते हैं। एक रिएक्शन जो एक निश्चित तापमान पर होती है और उसके बाद उसी रिएक्शन एक निश्चित तापमान पर होती है तब उसका वेग, और एक वही रिएक्शन जब वो 10 डिग्री अधिक या 10 डिग्री कम तापमान पर हो तब उसका वेग, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं टेम्परेचर कोशिएंट या Q10। तो Q10 क्या है? इसको हम तापमान गुणांक कहते हैं। एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग, ठीक है, और इस ताप से 10 डिग्री कम या 10 डिग्री अधिक ताप पर क्रिया का वेग, 10 डिग्री कम या 10 डिग्री अधिक ताप पर क्रिया का वेग, इसका जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोशिएंट या Q10। तो अगर हम एक रिएक्शन मान लो 37 डिग्री टेम्परेचर पर हो रही है तो उस रिएक्शन का तापमान अगर हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो 47 डिग्री तापमान पर उस अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि और 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो तापमान और बढ़ेगा, 2 गुना और गुना हो जाएगा, नहीं। अब क्या होगा कि जब हम किसी अभिक्रिया का वेग 47 डिग्री से 57 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो आपको पता है कि जो एंजाइम्स है इनकी 3 टर्सरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फोल्डेड संरचना या फोल्डेड फॉर्म। तो जब इतना तापमान मिलता है तो इनकी जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, अर्थात ये अपनी फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक अनुकूलतम तापमान है, उस अनुकूलतम तापमान से अगर हम ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग गिर जाता है। जैसे अगर मान लो हम लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर एकदम तापमान से, तो अभिक्रिया का वेग नीचे आएगा। अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन जब एक बार अधिकतम आने के बाद फिर गिरेगा इस तरह से, ठीक है। अगर हम उसको एक टेम्परेचर कोश जो केवल 10 डिग्री इस पर चलने देंगे तो फिर ये 2 गुना 3 गुना चलता रहेगा। तो अधिक तापमान पर कोई भी अभिक्रिया का वेग उतना नहीं बल्कि घट जाता है। पांचवा है पीएच। माइनस लॉग ऑफ एच आयन, ये पीएच होता है, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ एच आयन ये पीएच होता है। प्रत्येक एंजाइम की एक निश्चित पीएच होती है जिस पर वो सबसे अधिक क्रिया करता है, उससे हम कहते हैं ऑप्टिमम या अनुकूलतम पीएच। ऑप्टिमम पीएच जिस पर वो क्रिया करता है। अब देखो पीएच बराबर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, अगर एच आयनों की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से समझिए एंजाइमों की क्रियाशीलता में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि तो इनके जो पीके वगैरह या हम ये कहेंगे इनके आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट्स हैं या जो एम्फोटेरिक नेचर है वो बदल जाता है, ठीक है। जो एच आयन अगर घटेंगे या बढ़ेंगे, इन दोनों चीज़ों पर एंजाइम की अभिक्रिया निर्भर करेगी। अधिक एसिडिक होने पर भी अभिक्रिया की गति कम होगी, ज़्यादा होगी। अधिक बेसिक होने पर भी अभिक्रिया की गति कम होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच पर डिपेंड करती है। अगर एच आयन की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय हो जाएगा, अगर एच आयन की सांद्रता घटती है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो एंजाइम्स हैं वो अपनी क्रियाशीलता में कमी या अधिकता कर सकते हैं, जिस प्रकार के वो एंजाइम्स हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एंजाइमों के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।